बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बायोग्राफी ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। क्रिस्टोफर मार्लो का लाइफ पीरियड 26 फरवरी 1564 से लेकर 30 मई 1593 तक है। क्रिस्टोफर मार्लो की डेट ऑफ बर्थ को बैप्टाइज्ड किया गया है। अब बैप्टाइज्ड का मीनिंग क्या है कि इनकी एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी को मालूम नहीं है और ना ही किसी हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो की डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट लिखी हुई मिलती है। इसलिए इनकी जो बैप्टाइज्ड डेट है इनको ही इनकी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया गया है। अब बैप्टाइज का मीनिंग क्या है? बैप्टाइज क्रिश्चियनिटी रिलीजन के अंदर एक किस्म की रस्म है जब बच्चे को मुकम्मल तौर पर क्रिश्चियनिटी रिलीजन के हवाले कर दिया जाता है। जिस तरह से कि मुसलमानों के अंदर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, इसी तरह से हर मज़हब के अंदर मुख्तलिफ रसूमात की जाती हैं। तो क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर बच्चे की बर्थ के बाद जो रस्म की जाती है इसे बैप्टाइज्ड कहा गया है। और क्रिस्टोफर मार्लो की जो डेट ऑफ बैप्टाइज्ड है वो ही हिस्ट्री के अंदर इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। आज के टॉपिक में समझेंगे क्रिस्टोफर मार्लो की कंप्लीट बायोग्राफी को, इनकी लाइफ हिस्ट्री को, इनके फेमस लिटरेरी वर्क्स को, यूनिवर्सिटी विट्स को, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर शामिल थे। और ये देखेंगे कि इनके अलावा दूसरे कौन से लोग यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल थे और क्रिस्टोफर मार्लो का इनके अंदर क्या किरदार रहा है। और लास्ट के ऊपर एलिज़ाबेथ एज को भी हल्का सा टच करेंगे, क्योंकि ये वही एज है जिसके अंदर क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुए हैं। और क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ के मतलब हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज मौजूद हैं जिनको देखेंगे। Life history. Christopher Marlowe was born in Canterbury. His father named was John Marlowe and he was a shoemaker. His mother named was Catherine. यानी क्रिस्टोफर मार्लो इंग्लैंड के अंदर कैंटरबरी नाम की जगह पर पैदा हुए हैं। अगर आपने एज ऑफ चौसर के अंदर चौसर की कैंटरबरी टेल्स पढ़ी हैं तो आप इस जगह से बखूबी वाकिफ़ होंगे और ये वही जगह है जहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुए हैं। क्रिस्टोफर मार्लो के फादर का नाम जॉन मार्लो है जो कि एक शू मेकर थे, जूता बनाने वाले थे, और इनकी मदर का नाम कैथरीन है। क्रिस्टोफर मार्लो जब पैदा हुए हैं तो उस वक्त क्वीन एलिज़ाबेथ की इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत थी और क्वीन एलिज़ाबेथ के लिए क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत सारी सर्विसेज भी दी हैं जिन्हें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इन 1579 क्रिस्टोफर मार्लो ज्वाइन द किंग्स स्कूल एज अ स्कॉलर। यानी 1579 में क्रिस्टोफर मार्लो ने किंग्स स्कूल को एज अ स्कॉलर ज्वाइन किया है। और याद रखिएगा कि किंग्स स्कूल उस वक्त का महंगा स्कूल था जहां पर रिच लोगों के बच्चे ही पढ़ा करते थे। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो के पेरेंट्स जो कि एक शू मेकर थे, ये इतनी हाई स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी किंग्स स्कूल के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो को एज अ स्कॉलर एडमिशन करवाया। अब एज अ स्कॉलर का मतलब ये है कि जो बड़े स्कूल होते हैं वहाँ पर पहले से ही बच्चों की एक गोल अचीवमेंट लाइन बना दी जाती है कि ये बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, फिर उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। मार्लो का शुरू ही से माइंड था कि वो स्कॉलर बनेंगे और ये राइटिंग्स के अंदर क्रिएटिव थे, यानी सेल्फ राइटिंग शुरू ही से करते थे। मार्लो ने स्कॉलरशिप भी रिसीव्ड की है। 1584 के अंदर मार्लो ने बीए किया है फ्रॉम कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही एक ग्रुप कॉलेज है। और यहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो अपनी हाई एजुकेशन के लिए, अपने मास्टर के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। 1587 में मार्लो ने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इन्हें डिग्री देने से यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया। इसकी पहली वजह यह थी कि क्रिस्टोफर मार्लो वाज रोमन कैथोलिक। जो क्रिस्टोफर मार्लो थे ये रोमन कैथोलिक थे। हमने इंग्लिश की हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि क्रिश्चियनिटी के दो बड़े तबके थे, एक था प्रोटेस्टेंट और दूसरा था कैथोलिक। जो कैथोलिक थे ये प्रोटेस्टेंट से हेट करते थे और प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को अच्छा नहीं समझते थे। इनके ऊपर हमने अलहदा से बड़ी बहस की हुई है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर बताता चलूँ कि जो प्रोटेस्टेंट थे ये कहते थे कि हम भी गॉड के बच्चे हैं और गॉड से हम खुद कनेक्ट हो सकते हैं, हमें चर्च के अंदर जाकर पादरी को फंड्स देने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे ये गुनाह हो गया है, अब हमसे आप ये पैसे लेकर हमारा गुनाह गॉड से माफ़ करवाएं। और ये प्रोटेस्टेंट का कहना था कि हम गॉड के बच्चे हैं, हम खुद ही गॉड से माफ़ी मांग सकते हैं। जो कैथोलिक थे ये खुद को प्रोटेस्टेंट से सुपीरियर समझते थे, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी के अंदर ये दो दबके एक दूसरे से हेट करते थे। और जब क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुए हैं क्वीन एलिज़ाबेथ की एज के अंदर, उस वक्त इंग्लैंड के ऊपर बोलबाला था प्रोटेस्टेंट्स का, इसलिए जो कैथोलिक थे इन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था। तो एक वजह ये बयान की जाती है इनको डिग्री ना देने की कि ये कैथोलिक थे।
और दूसरी वजह ये थी कि मार्लो यूनिवर्सिटी से अक्सर गैर हाज़िर रहा करते थे। यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के लिए जो एक नॉर्मल अटेंडेंस शीट पूरा करनी थी वो इन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से इनको डिग्री देने से इनकार कर दिया गया। और जब क्रिस्टोफर मार्लो से पूछा गया कि आपने ये अटेंडेंस पूरी क्यों नहीं की, तो इन्होंने कहा मैं गुड सर्विसेज इंजाम दे रहा था। गुड सर्विसेज का मतलब क्वीन एलिज़ाबेथ के लिए काम कर रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इन्हें फिर भी डिग्री नहीं दी। जब प्रीवी काउंसिल ने, यानी जो काउंसिल क्वीन के सामने बैठती है, क्वीन के सामने दरबार के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, जो इनके लीगल एडवाइज़र होते हैं, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी से सिफारिश की है कि आप क्रिस्टोफर मार्लो को डिग्री दें क्योंकि ये वाकया ही क्वीन एलिज़ाबेथ के लिए गुड सर्विसेज इंजाम देते रहे हैं, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी में हाज़िर नहीं हो पाते थे, तो तब जाकर क्रिस्टोफर मार्लो को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिली है। हिस्ट्री के अंदर अक्सर हिस्टोरियन का मानना यह है कि क्रिस्टोफर मार्लो गुड सर्विसेज के नाम पर क्वीन एलिज़ाबेथ के सीक्रेट सोल्जर बने हुए थे, यानी इनके लिए जासूसी किया करते थे, इनको दूसरों की खबरें ला के दिया करते थे। और जो क्वीन एलिज़ाबेथ का सीक्रेट डिपार्टमेंट था, इसके हेड थे फ्रांसिस वालसिंगम, और कहा जाता है कि ये सर फ्रांसिस वालसिंगम जो थे इनके अंडर काम किया करते थे। लिटरेरी फीचर्स। क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडीज़ भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना मोस्ट ऑफ वर्क ट्रेजेडीज़ के ऊपर ही लिखा है। क्रिस्टोफर मार्लो ने कुल 7 ट्रेजेडीज़ वर्क लिखे हैं, जिनके अंदर 6 वर्क्स इनके अपने हैं और जो एक वर्क है वो इन्होंने थॉमस नैश के साथ मिलकर लिखा था, यानी इनका कोलैबोरेशन वर्क है। और इस तरह इनके टोटल वर्क्स बनते हैं 7। इसके अलावा इन्होंने अपने लाइफ पीरियड के अंदर पोएम्स भी लिखी हैं एंड ही वाज आल्सो अ ट्रांसलेटर। क्रिस्टोफर मार्लो अपने वर्क्स के अंदर ब्लैंक वर्स का यूज़ किया करते थे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कहा जा सकता है कि इंग्लिश के अंदर ब्लैंक वर्स को क्रिस्टोफर मार्लो ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ब्लैंक वर्स मींस पोइम विदाउट राइमिंग स्कीम बट डज हैव आयम्बिक पेंटामीटर, यानी ऐसी पोइम, ऐसा वर्क जिसके अंदर राइमिंग स्कीम ना भी हो लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर मौजूद हो, तो उसे कहते हैं ये ब्लैंक वर्स है। ब्लैंक वर्स को यूज़ करने की वजह से क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स को बहुत ज़्यादा फेम मिला है, और बेन जॉनसन ने इनकी ब्लैंक वर्स के बारे में लिखा है कि द माइटी लाइन्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो आर द ब्लैंक वर्स, यानी जो ब्लैंक वर्स वाली इनकी लाइन है वो इनकी माइटी यानी ज़बरदस्त लाइन्स हैं। स्वेन बोर ने भी मार्लो की तारीफ में लिखा है, फर्स्ट ग्रेट पोइट, फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एंड क्रिएटर ऑफ ब्लैंक वर्स। यहाँ पे कंफ्यूज्ड नहीं होना कि कल के लेक्चर में तो कह रहे थे कि एस्क्लेस फादर ऑफ ट्रेजेडी हैं, आज कह रहे हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो फादर ऑफ ट्रेजेडी हैं। वो थे ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर, जो हमने पढ़े थे एस्क्लेस, सोफोक्लेस, यूरिपिडीज़ और एरिस्टोफेंस, वो ग्रीक थे। और आज हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो जो कि ब्रिटिश हैं। निकोल ने भी मार्लो की तारीफ में कहा है कि द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ प्री शेक्सपियरियंस, यानी शेक्सपियर से पहले अगर कोई बंदा मोस्ट टैलेंटेड था इंग्लिश के अंदर तो वो था क्रिस्टोफर मार्लो। और यहाँ से वाज़ेह हो गया कि जो क्रिस्टोफर मार्लो है ये शेक्सपियर से पहले आया था। इसके बाद इसी एज के अंदर, यानी एलिज़ाबेथ एज के अंदर ही द विलियम शेक्सपियर आते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स, इट्स मीन्स दैट द ग्रुप ऑफ डिग्री होल्डर पीपल फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई थी और ड्रामा के अंदर अपना करियर बनाने के लिए इकट्ठे हो गए थे, तो उनके ग्रुप को नाम दिया गया है यूनिवर्सिटी विट्स, यानी इनके पास डिग्री मौजूद थी और इसके बाद इन्होंने अपना करियर बनाने के लिए ड्रामा फील्ड को चूज़ किया है। यूनिवर्सिटी विट्स में जो नाम शामिल हैं इनमें जॉन लिली, थॉमस केट, जॉर्ज पील, थॉमस लॉयड, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नेश हैं। याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी विट्स के जो हेड थे उनका नाम था जॉन लिली, और बहुत ज़्यादा फेम मिला था क्रिस्टोफर मार्लो को विट्स के अंदर। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स का जो हेड हैं उनका नाम है जॉन लिली, और इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा फेम हासिल जिन्होंने किया है, यानी विट्स मशहूर ही हो गया क्रिस्टोफर मार्लो की वजह से। और जो थॉमस नेश थे इनके साथ मिलकर इन्होंने अपना एक कोलैबोरेशन वर्क भी लिखा है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर जो थॉमस केट थे इनके पास डिग्री मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया गया है। अब डिग्री तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि विलियम शेक्सपियर के पास भी नहीं थी, फिर उनको यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर शामिल क्यों नहीं किया जाता। अगर हम इस बहस में पढ़े तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के फेमस वर्क्स की।
द ट्रेजेडी ऑफ डीडो। क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नेश ने मिलकर ये वर्क लिखा था। क्रिस्टोफर मार्लो के कुल 7 वर्क्स में ये वही वर्क है जो कोलैबोरेशन वर्क के तौर पर जाना जाता है, यानी मिलकर लिखा गया है थॉमस नेश के साथ। और 1587 से लेकर 1593 तक इन दोनों ने मिलकर इसको कंप्लीट किया है और इसके बाद 1594 के अंदर इसको पब्लिश्ड करवाया गया है। ट्रेजेडी ऑफ डीडो, जिसके अंदर प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर में क्वीन डीडो लव करती है एनिस के साथ और ये चाहती है कि इसके साथ मेरी मैरिज हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाती और लास्ट के ऊपर डीडो की डेथ भी हो जाती है, ये सुसाइड कर लेती है। टैम्बरलाइन द ग्रेट वन क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने वाला वर्क है। इसके अंदर इन्होंने शुरुआती दौर के अंदर ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था। 1587 के अंदर इस वर्क्स को इन्होंने लिखा है और 1590 के अंदर इसको पब्लिश्ड कराया गया है और लंदन के अंदर स्टेज के ऊपर 1587 के अंदर ही इसको परफॉर्म किया गया था। इसके बाद इन्होंने इसका दूसरा पार्ट टैम्बरलाइन द ग्रेट 2 भी लिखा है। क्रिस्टोफर मार्लो के लिखे और परफॉर्म किए गए वर्क्स के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होते थे, यानी प्रोटैगनिस्ट से मुराद किसी भी वर्क्स का जो मेन करैक्टर होता है, एक ड्रामा को ले लें, इसके अंदर जो एक मेन करैक्टर होता है, जो हीरो होता है, जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमती है, उसे कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। और क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्रोटैगनिस्ट हुआ करते थे ये एम्बिशियस हुआ करते थे और सुपर नेचुरल पावर्स इनके पास हुआ करती थी और इनके थीम्स भी एम्बिशियस हुआ करते थे और पावरफुल हुआ करते थे। जिस तरह से इनका फेमस वर्क है डॉक्टर फॉस्टस, और इसके अंदर इनके मेन कैरेक्टर्स के अंदर डॉक्टर फॉस्टस ही है, लेकिन इसके अलावा सुपर नेचुरल ताकतें रखने वाले, सुपर नेचुरल पावर्स रखने वाले दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जिनके अंदर मेफिस्टोफेलिस, लूसीफर और गुड एंजल्स, बैड एंजल्स हैं। इसके अंदर इसने दिखाया है कि किस तरह से एक इंसान किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, यानी जो डॉक्टर फॉस्टस होता है ये बहुत ज़्यादा ताकत हासिल करना चाहता है और ये दुनिया से आगे निकल जाना चाहता है। हालांकि वो एक फ़िलासफ़र होता है, यानी डॉक्टर होता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ ऐसा करना होता है ताकि वो दूसरों से आगे निकल जाए, सुपीरियर बन जाए, यानी बहुत ज़्यादा वो एम्बिशियस होता है, लालच में होता है। लेकिन लास्ट के ऊपर जब वो सब चीज़ें हासिल कर लेता है और अपनी रूह को वो इसके अंदर बेसिकली सेल कर देता है लूसीफर को, यानी सैटर्न को, और कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर सारी ऐशो इशरत करूँगा, लेकिन जब मेरी मौत आएगी तो फिर सैटर्न के पास मुझे जाना पड़ेगा, यानी उसको जाना पड़ेगा हेल के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो वक्त गुजारता है तो उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैंने इस आर्जी ज़िंदगी के पीछे अपनी आखिरत को ख़राब कर लिया है, अपनी हमेशा से रहने वाली ज़िंदगी को हेवन की बजाय मैं अब हेल में जाऊंगा। तो इस तरह से इनके प्लेस के अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और इनके जो हीरो होते हैं, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, वो एम्बिशियस हुआ करते हैं। लेकिन आपने याद रखना है लास्ट के ऊपर आकर मार्लो के वर्क से एक लेसन भी हासिल होता है कि किस तरह से प्रोटैगनिस्ट ने रॉन्ग वे को यूज़ किया है और वो लास्ट पे रियलाइज़ करते हैं कि हमने वाकया ही एक रॉन्ग वे यूज़ किया है, यानी ऑडियंस को एक लेसन भी मिलता है। द ज्यू ऑफ माल्टा, जिसका पूरा नाम द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द ज्यू ऑफ माल्टा है, जिसे 1589 से लेकर 1590 तक कंप्लीट किया गया है। इसके बाद 1592 के अंदर इसे परफॉर्म्ड किया गया है और 1633 के अंदर इसको पब्लिश्ड किया गया है। द ट्रेजेडी ऑफ एडवर्ड सेकंड, ये इंग्लैंड का किंग था एडवर्ड सेकंड, उसके ऊपर इन्होंने ये प्ले लिखा था। इसके अंदर इन्होंने पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज को अपने मेन थीम्स में लिया है। 1594 के अंदर इसको परफॉर्म्ड किया गया है। द मैसिकर एट पेरिस 1593 के अंदर इसको लिखा गया है और 1600 के अंदर इस वर्क को पब्लिश्ड किया गया है। डॉक्टर फॉस्टस क्रिस्टोफर मार्लो का एक ट्रेजिक वर्क है जिसका मुकम्मल नाम द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस है। पोइट्री, क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने लाइफ पीरियड में ट्रेजिक प्लेज, ड्रामास के अलावा पोइट्री को भी लिखा है। इनकी बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने वाली जो लिरिकल पोइम है वो हीरो एंड द लैंडर, और इसके अलावा द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, जिसके अंदर इन्होंने बड़ी फेमस लाइन लिखी थी, कम विद मी एंड बी माई लव। ये इनकी लाइन बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर गई थी, जिसकी वजह से बाद में जो उस वक्त के लव और बिलव्ड थे उन्होंने इसको एज अ डायलॉग के तौर पर भी यूज़ किया है। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो ने ग्रीक मिथ को रिकॉल किया है, ट्रांसलेट किया है।
डेथ ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। हमें पता है कि क्रिस्टोफर मार्लो 26 फरवरी 1564 से लेकर 30 मई 1593 तक अपने लाइफ पीरियड में रहे हैं और 30 मई 1593 के अंदर यानी जब इनकी एज सिर्फ 29 ईयर्स ओल्ड होते हैं, ये 29 साल के होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इनकी जो डेथ है इसका कोई हिस्ट्री के अंदर ख़ास सबूत नहीं मिलता। इनकी जो डेथ होती है इसे कहा गया है कि इन्हें मर्डर किया गया है और बाज़ हिस्टोरियन का मानना ये है कि क्रिस्टोफर मार्लो जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ के लिए एक सीक्रेट एजेंट की सर्विसेज भी देते थे, वो इस ज़िंदगी से तंग आ गए थे और 1593 के अंदर उन्होंने खुद को जानबूझकर छुपा लिया था और इसके बाद उन्होंने विलियम शेक्सपियर के नाम से अपने प्लेस लिखना शुरू कर दिए थे। लेकिन इसके मतलब कोई अथेंटिक एविडेंस हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलते, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ है इसको एक मिस्ट्री ही समझा जाता है। उम्मीद करते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो के मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इनके फेमस वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।